हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर चैप्टर। तो हम लोग अभी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पाचन की क्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम में कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होता है तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो कि लास्ट सेशन मेरा आधे में थोड़ा सा यहीं से रुक गया था, वीडियोज़ में कट हो गया था, तो इस वजह से मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बच्चों, पहले चीज़ों को अच्छे से रिकॉल करिए। आप लोग जितने अच्छे तरीके से हो सके रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करते रहिए चीज़ों को। तो रिवीजन करने से आपको चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी और सारी क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी पिक्चर्स। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है और मन लगा के मेहनत करना है। और एक कहावत है कि कभी कभी जी जलाने से ज़िंदगी रोशन हो जाती है, ऐसा मेरे सर बोला करते थे। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए। और एक मैं छोटा सा पहले आप लोगों को सुना देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा मुकाम तिरुवर ये जो बीज जो पड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय को ये चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा मुकाम तिरुवर ये बीज जो पड़ा है। तो बच्चों, ये आप लोगों के मोटिवेशन के लिए मैं छोटा सा सुना दिया हूँ। अब हम लोग अपने आते हैं सिलेबस में। जठर आंतरिक पथों की क्रिया विभिन्न अंगों के उचित समन्वयन के लिए तंत्रिकी और हार्मोनल नियंत्रण द्वारा होता है। भोजन के भोज्य पदार्थों को देखने की और उनमें गंध और मुख गुहा नली में उपस्थित लार ग्रंथियों का स्राव भी तंत्रिका संकेतों को उद्दीपित करता है। आहार नली विभिन्न भागों की पेशियों की सक्रियता भी स्थानीय व केंद्रीय तंत्रिका क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित होती है। हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत जठर और यांत्रिक म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन पाचक रस के स्राव को नियंत्रित करते हैं। जंतुओं की ऊर्जा आवश्यकताओं एवं भोजन में निहित ऊष्मा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि अंत में सभी प्रकार की ऊर्जाओं को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इसे हम सामान्यतः कैलोरी अथवा जूल के रूप में मापा जाता है। जो हमारी ऊष्मीय ऊर्जा होती है हमारे भोजन की, जो कि हम ग्रहण करते हैं, उसको हम कैलोरी के द्वारा नापते हैं ना। जैसे कितनी कैलोरी आपने ली, कितना कैलोरी बर्न किया, तो कैलोरी अथवा जूल के रूप में व्यक्त किया जाता है। और जो कि एक ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री गर्म करने की ऊर्जा मात्रा है। मतलब अगर कोई बोल देगा 1 कैलोरी किसे बोलते हैं, तो 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। और ऐसे ही अगर किलो कैलोरी बोल दिया जाएगा तो 1 किलोग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जो ऊर्जा निकलेगी उसे 1 किलो कैलोरी कहा जाएगा, क्योंकि यह ऊर्जा की अत्यल्प मात्रा होती है। अतः इसे कार्य की वैज्ञानिक प्रायः किलो कैलोरी अथवा किलो जूल इकाई का प्रयोग करते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की वह मात्रा है जिसकी आवश्यकता 1 किलोग्राम जल के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। पोषण विज्ञानी परंपरागत ढंग से किलो कैलोरी को कैलोरी अथवा जूल के रूप में व्यक्त करते हैं, अथवा एक बम कैलोरीमीटर, जो कि हम मतलब ऊर्जा नापने की इकाई है हमारी कैलोरी, बम कैलोरीमीटर ऑक्सीजन से भरा हुआ धातु का एक बड़ा बंद कक्ष होता है, बर्तन होता है, जिसमें कि 1 ग्राम खाद्य पदार्थ के पूर्ण दहन से मोचित ऊर्जा को खाद्य का स्थूलन ऊर्जा या उसमें ऊर्जा के रूप में मान कहते हैं, ऊर्जा स्थूलन मान कहते हैं। जैसे कि हम बम कैलोरीमीटर एक बड़ा सा आपका मतलब क्या होगा, कंटेनर होगा जिसमें कि 1 ग्राम
हम खाद्य पदार्थ डाल देंगे, उसके दहन से जो ऊर्जा निकलेगी वही हमारा बम कैलोरीमीटर जो यंत्र है उससे वो बताएगा कि कितनी ऊर्जा इस खाद्य पदार्थ से आपको कितनी कैलोरी मिली। तो इस चीज़ों को वो बताता है, जो कि हमारा स्थूलनमान कहलाता है। 1 ग्राम खाद्य पदार्थ के वास्तविक दहन को उस खाद्य पदार्थ की कार्यकीय मान कहते हैं, जो वास्तविक दहन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का के स्थूलन मान को हम क्या बोलते हैं, और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, 5.6 किलो कैलोरी पर ग्राम एवं 9.4 किलो कैलोरी पर ग्राम है। जबकि उसमें कार्यकीय ऊर्जा जो हमारी फिजियोलॉजिकल वैल्यू है वो उसका मान होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए और प्रोटीन तथा वसा के लिए क्या 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एवं 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है। इस प्रकार से हमारा ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू होता है। तो आप लोग ने इसमें सारांश इसका समझ लिया ना, जो हमारा होता है बम कैलोरीमीटर, कैसे कैलोरी को हम नापते हैं। इसमें भोज्य पदार्थ के मतलब एनर्जी ऊर्जा के बारे में बताया गया है। पाचित भोजन का अवशोषण 16.3 अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त एवं लसिका में प्रवेश करते हैं एवं निष्क्रिय एवं सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रियाओं द्वारा संपादित होती है। यह क्रिया जो कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, क्लोराइड आयन आदि की जो है ये हमारा कैसे परिवहित होता है तो ये बताया जा रहा है। तो ये हमारे रक्त में कैसे पहुँचते हैं ये बता रहे हैं, तो बताते हैं। ये सरल विसरण द्वारा रक्त में पहुँचते हैं। इन पदार्थों का रक्त में पहुँचना सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर। हालांकि ग्लूकोज और एमिनो अम्ल जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं, इसे सुसाध्य परिवहन कहते हैं। जल का परिवहन पराशरण प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, जो हमारा सक्रिय परिवहन है और जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और विभिन्न पोषक तत्वों जैसे एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, सोडियम आयन, विद्युत अपघट्य का रक्त में अवशोषण इसी विधि द्वारा होता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, 3 प्रकार से परिवहन होता है, एक सुसाध्य विसरण और सरल विसरण जिसे बोलते हैं, और फिर एक निष्क्रिय परिवहन और एक सक्रिय परिवहन। सुसाध्य विसरण तो सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, पर हमारा जो सक्रिय सुसाध्य विसरण तो सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। पर जो हमारा निष्क्रिय परिवहन होता है वो उसमें कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, होता सांद्रता प्रवणता के साथ ही है। और जो सक्रिय परिवहन होता है यही बस केवल एक है जो कि सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है और जिसमें कि एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि एटीपी के रूप में यूज की जाती है। अब हम लोगों का यही इसका सारांश, आगे चलते हैं। वसा अम्ल, अच्छा सॉरी ये वाला थोड़ा सा डायग्राम देख लें। पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में अवशोषण का सारांश। अब मुख गुहा में हमारी कुछ औषधियाँ जो मुख अथवा जिह्वा के निचले सतह पर म्यूकोसा के संपर्क में आती हैं, वे आस्तरित करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाते हैं। और आमाशय में जल, तरल, शर्करा, अल्कोहल आदि का अवशोषण होता है। छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग है। यहाँ पर पाचन की क्रिया पूरी होती है और पाचन के अंतरिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल एवं एमिनो अम्ल हमारे म्यूकोसा द्वारा रक्त प्रवाह और लसिका में अवशोषित हो जाते हैं। अब बड़ी आंत जो है जल, कुछ खनिज और औषधियों का अवशोषण इस भाग में होता है। अब हम लोग चलते हैं अपना यहाँ वसा अम्ल, और वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, सिंपल सा है, उसमें ज़्यादा कुछ समझने का है ही नहीं। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल जो होते हैं हमारी फैटी एसिड, इनमें वसा का इमल्सिफिकेशन होता है ना, ये डायरेक्ट अवशोषित नहीं होते। अविलेय मतलब ग्लिसरॉल अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। सर्वप्रथम विलेय सूक्ष्म बूंदों में संविष्ट होकर यांत्रिक म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिन्हें मिसेल कहते हैं। पहले मिसेल में परिवर्तित होंगे, छोटे कणों में आंतरिक म्यूकोसा के पास जाएंगे, और जहाँ ये प्रोटीन आस्तरित सूक्ष्म वसा गोलिका काइलोमाइक्रान के रूप में पुनः परिवर्तित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों में लैक्टियल में चले जाते हैं। मतलब ये काइलोमाइक्रान के रूप में अवशोषित होंगे। काइलोमाइक्रान जो होता है ये लसिका वाहिकाएं अंततः अवशोषित पदार्थों को रक्त में छोड़ देती हैं। मतलब वसा जो है वो सीधे हमारे रक्त में विलीन नहीं होता अवशोषित, उसको पहले वसा अम्ल ग्लिसरॉल
को मिशेल में बदलेगा, फिर मिशेल से काइलोमाइक्रॉन में बदलेगा, फिर काइलोमाइक्रॉन जो होगा वो हमारी आंतरिक म्यूकोसा से चिपक के अवशोषित होकर रक्त में चला जाता है। इस प्रकार से इसकी प्रोसेस होती है, जो कि आसान ही है। पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों जैसे मुख, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है, परंतु सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अवशोषण सारांश अवशोषण स्थल और पदार्थ तालिका 16.1 में दिया गया है, जो कि हमने भी डिस्कस कर लिया है। और अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंच जाते हैं, जहां वे विभिन्न क्रियाओं का उपयोग में लिए जाते हैं, और इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। जो अवशोषित पदार्थ हैं उनका एसिमिलेशन होता है। और पाचन अवशिष्ट मलाशय में कठोर होकर पाचक अवशिष्ट जो होता है वो मलाशय में हमारा कठोर होकर सुसंबद्ध मल बन जाता है, जो कि फीकल मैटर बन जाता है, जो कि तंत्रिका परिवर्ती न्यूरल रिफ्लेक्स क्रिया को शुरू करता है, जिसके कारण मल त्याग की इच्छा पैदा होती है। और जो हमारा मलद्वार से मल निक्षेपण एक ऐच्छिक क्रिया है, जो कि बृहद क्रमानुकुंचन गति से पूरा होता है। ये हमारा पाचन कंप्लीट होता है। डिजीज आएगी, थोड़ा सा डिजीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पाचन की विकास 16.4 और अनियमितताएं। आंत्र नलिका का शोथ जीवाणुओं और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है। आंत का संक्रमण परजीवियों जैसे फीताकृमि, गोलकृमि, सूत्रकृमि, हुकवॉर्म, पिनवॉर्म आदि से भी हो सकता है। अब हमारा नंबर 1 बीमारी है जॉइंटिस, जो पीलिया है। लगभग सबको अपने लाइफ में एक बार पीलिया तो हो ही जाता है। इसमें यकृत प्रभावित होता है, इसमें हमारा लीवर प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आँख में पित्तवर्णकों का जमा हो जाने के कारण पीले रंग के दिखाई देते हैं। जो बाइल पिगमेंट हैं वो जमा हो जाते हैं, और पीलिया हमारी लीवर में इन्फेक्ट करती है लीवर को। वोमेटिंग, यह आमाशय में संग्रहित पदार्थों को मुख से बाहर निकालने की क्रिया है। यह प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र वोमेटिंग सेंटर से नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है। जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हमारा वोमेटिंग सेंटर है, जो कि हमारा वोमेटिंग की क्रियाओं को कंट्रोल करता है और आमाशय से निकलता है। तो उसके पहले में बेचैनी नहीं होती, पहले जी घुमाता है, मछली आती है, फिर वोमेटिंग होती है। तो ये इस प्रकार वोमेटिंग हो गया। अब डायरिया क्या है? डायरिया में हमारा जो है आंत्रिकी असामान्य गति की बारंबारता और मल की अत्यधिक पतला हो जाना, जो कि डायरिया कहलाता है। इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। मतलब हमारा जो छोटी आंत है ना, उसमें पेरिस्टालसिस बहुत ज़्यादा तेज़ी से कैसे ऐसे वो मूव करने लगते हैं, जिससे कि डाइजेशन हो ही नहीं पाता। जो वॉल है हमारी म्यूकोसा की, वहाँ पे फूड्स उनके संपर्क में आ ही नहीं पाते, और फिर क्या होता है उससे हमें डायरिया मतलब लूज मोशन हो जाते हैं ना। अब हम लोग कॉन्स्टिपेशन पढ़ेंगे। कब्ज में बृहद मल रुक जाता है और आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाता है। इंडाइजेशन में इस स्थिति में भोजन पूरी तरह से पच नहीं पाता और पेट भरा भरा सा महसूस होता है। अपच, एंजाइमों के स्त्राव की कमी और व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, अधिक भोजन करने एवं मसालेदार भोजन करने के कारण होता है। जो हमारा ये इंडाइजेशन, तो पेट भरा भरा सा महसूस होता है। जब कभी हम लोग बहुत मसाले वाला फूड खा लेते हैं ना, तो ऐसे हो जाता है कभी कभी कि इच्छा नहीं होती फिर खाना खाने की। आहार में प्रोटीन एवं संपूर्ण आहार कैलोरी की अपर्याप्त मात्रा, कुपोषण दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिणी अमेरिका तथा पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका के अनेक कम विकसित क्षेत्रों में विस्तृत एक समस्या है। सूखा, अकाल और राजनीतिक उथल पुथल के कारण जनसंख्या का एक विशाल हिस्सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM से प्रभावित है, जो कि प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश में मुक्ति युद्ध तथा 80 के दशक में इथोपिया के भयंकर सूखे के कारण ऐसा हो चुका है। और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो है, प्रोटीन एनर्जी डिफिशियंसी जो होती है हमारी, वो शिशुओं एवं बच्चों को प्रभावित करता है तथा
मरासमस और क्वाशियोरकर रोग उत्पन्न करता है। जो प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में 2 रोग होते हैं, क्वाशियोरकर, एक मरासमस। तो मरासमस प्रोटीन और कैलोरी दोनों की एक साथ अल्पता के कारण उत्पन्न होता है और यह विकार सामान्यतः 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कारण शिशु को माँ के दूध के स्थान पर अल्प प्रोटीन और कम कैलोरी मान वाला आहार देना है। इसका मुख्य कारण प्रायः कम अंतराल में पुनः गर्भधारण अथवा शिशु का जन्म होता है, जबकि बड़ा बच्चा बहुत कम आयु का होता है। मरासमस में शरीर और हाथ पैर अत्यल्प पतले होते हैं, त्वचा शुष्क और पतली झुर्रीदार हो जाती है और वृद्धि की दर एवं शारीरिक भार बहुत अधिक घट जाता है। मस्तिष्क की वृद्धि एवं विकास भी बहुत अधिक बंद हो जाता है। मानसिक क्षमता भी असंतुलित हो जाती है मरासमस से। और हम चलते हैं कि एक और दूसरा क्वाशियोरकर प्रोटीन अल्पता से उत्पन्न होता है, जिसमें प्रोटीन की कमी तो होती ही है और यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पोषण माँ के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। मरासमस की तरह यह भी क्वाशियोरकर में भी मांसपेशियां लटक जाती हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं तथा वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। परंतु मरासमस के विपरीत त्वचा के नीचे कुछ वसा शेष रहती है, परंतु शरीर के विभिन्न भागों में अत्यधिक शोथ अथवा सूजन दृष्टिगोचर होता है। तो हमारा क्वाशियोरकर और मरासमस में इन्हें असेसमेंट एंड रीजन में बना सकता है, किसी भी प्रकार का वो क्वेश्चन नीट में बना सकते हैं। तो एक तो हमारा ये याद रखिएगा कि मरासमस जो है वो 1 साल से कम बच्चों में होता है और क्वाशियोरकर 1 साल से अधिक उम्र के बच्चों में होता है। और फिर मरासमस जो होता है उसमें कैलोरी भी अल्प होती है, प्रोटीन की भी अल्प, तो दोनों की कमी होती है। पर जो क्वाशियोरकर है उसमें हमारी प्रोटीन की तो कमी होती है लेकिन उच्च कैलोरी लेकिन अल्प प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की कमी होती है, कैलोरी की कमी नहीं होती है। तो इसमें थोड़ा बहुत फैट जमा रहता है। ये इसके कुछ ऐसे ध्यान रखिएगा इसमें कि थोड़ा फैट बचा रहेगा। मतलब क्वाशियोरकर में जो है उसमें केवल कैलोरी की बस कमी, कैलोरी नहीं प्रोटीन की कमी होगी, कैलोरी की कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार ये दोनों हमारे भोजन में आहार में जब संतुलित आहार नहीं होगा तो फिर सब चीज़ों की कमी तो हो ही जाती है। इसलिए तो इस प्रकार हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाला करेंगे, एक्सचेंज इन गैसेस। तो उसको अच्छी तरीके से अपन समझेंगे और आप लोग NCERT एक बार अगर हो सके तो पढ़ के आइएगा तो ठीक रहेगा, उससे चीज़ें ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएंगी और वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, उसका वेटेज भी बढ़िया है और ईजी सा क्वेश्चन बनता है, बहुत सरल क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, कैसे क्या डाइजेशन होता है, कैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन है, माउथ से लेके एनस तक के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। बस हमारा जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड किसे बोलते हैं, तो हमारा अग्नाशय जो है पेनक्रियाज, उसे मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको चीज़ों को समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ के पढ़ते जाइए। और मैं जो आप लोगों को मुझ में कमी कुछ लग रही हो समझने में तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और मेरे वीडियोस को, ये जो है मेरा चैनल स्टडी विद केशव 3, तो इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए तो बढ़िया रहेगा। आप लोगों को मैं पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जो भी होता है। फिजिक्स समझाऊंगा ना तो आप लोगों को लगेगा कि इतने छोटे छोटे फॉर्मूले, थोड़ा सा चैप्टर ही रहेगा और हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से चीज़ें कवर हो जाती हैं। मैं अपनी स्टोरी भी आप लोगों को बताऊंगा कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा भी सस्पेंस बना है तो बना रहने दीजिए। आप लोग अच्छे तरीके से स्टडी करिए और अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ एक कनेक्शन सा जुड़ गया है कि बच्चे मतलब इंतज़ार करते हैं कि सर अभी पढ़ाएंगे, भैया पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को मदद होगी। इसलिए कि मैंने देखा कि यूट्यूब पे इस प्रकार से NCERT को लाइन बाई लाइन अभी किसी का कंटेंट मुझे नहीं दिखा, तो मैं सोचा कि शायद मैं अपनी NCERT हाईलाइटेड आप लोगों के हेल्प में सपोर्ट मिले, आपको कुछ हेल्प मिल जाए, इससे आप लोग अपनी भी हाईलाइट कर लीजिएगा साथ साथ में, तो आप लोगों को बढ़िया रहेगा। सो थैंक यू बच्चों, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।